निकेल कोबाल्ट से बने वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बार मैग्नेट की वजह से आपको दिखाया था कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में एंटर करते हैं मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है, साउथ टू नॉर्थ एग्जिस्ट करता है। तो एक अस्थायी चुंबक यानी बार मैग्नेट या छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है अब शुरू हो रहा है। देखिए, जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो होता है तो वो वायर वायर नहीं रह जाता, मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। वायर के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मतलब मैग्नेट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी वो वायर मैग्नेट बन गया तभी उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और इसकी खोज आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि एचसी ऑस्टिट साहब ने किया था। कब? 1820 ईस्वी में। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज है, याद कर लीजिएगा, एचसी ऑस्टिट साहब ने किया था। कब? 1820 ईस्वी में। तो जब एक चालक से या तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक एक चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है। यह चालक से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, और इसकी खोज ऑस्टिट साहब ने करी थी। देखिए ऑस्टिट साहब ने क्या किया, इसको हम लोग देखेंगे। अभी उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग पे हम आते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में बस इतना याद रखना है कि जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो वायर वायर नहीं रह जाता, चुंबक बन जाता है। मतलब उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई है ना। यहां से क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहां से क्वेश्चन बस ये रहेगा कि भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? तो एचसी ऑस्टिन ने करी थी। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, और क्या होता है ये आप जान गए कि जब भी किसी वायर से कोई करंट बहेगा तो वो वायर वायर नहीं, एक मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे उन्होंने क्या किया था, प्रयोग देखिए उनका। उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया और वायर को बैटरी से जोड़ा और एक स्विच लगा दिया, और ये स्विच ओपन है। ये स्विच क्या है? ओपन है। ये प्लस है, माइनस है। और यहां पे एक कंपास रखा, एक निडल रखा, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई रखा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो एक चुंबकीय सुई रखी उन्होंने। तो देखा इस चुंबकीय सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। चुंबकीय सुई में कोई भी विचलन नहीं है, स्थिर है। क्यों? ये जो स्विच है वो क्या है? ओपन है। स्विच ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस ओपन स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, यानी स्विच जो है वो खुला हुआ है। अब हमने क्या किया, एचसी ऑस्टिट साहब ने क्या किया कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया, मतलब स्विच को जैसे ही क्लोज किया उसने, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे आप, स्विच को ऑन करेंगे, ये ऑफ को बतला रहा है, ये ऑफ स्विच है, और ये ऑन स्विच को बतलाता है। तो करंट फ्लो करेगा इससे, वायर से। वायर से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करते ही इसने देखा कि भाई इस मैग्नेटिक निडल में क्या हो गई है? डिफ्लेक्शन हो गई है। मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो गया है, विचलन हुआ है। ये चुंबकीय सुई विचलित हो गई है, ऐसे घूम गई। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हो ना हो यहां पर कोई मैग्नेट आ गया है, क्योंकि कोई मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट पर बल लगाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार तार नहीं रह जाता, बल्कि वो मैग्नेट बन जाता है, और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया है। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, देख लीजिए इसको। आईएएस के लिए जीएस मजबूत कर लीजिए, आईएएस बन जाइएगा। आईएएस में सारा खेल जीएस का है, और लिखने का ढंग आना चाहिए, सोचने समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यहां से कोई बफरिंग इशू तो है नहीं, हिना कह रही कि बफरिंग हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि ये डीसी करंट होता है ना बैटरी में, इसलिए, और कम अमाउंट में करंट होती है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी वायर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, क्योंकि तार क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किस रूल का इस्तेमाल करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। सवाल देखते चलिएगा। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस रहते हैं, और क्वेश्चंस रहते हैं तो बच्चों से बन नहीं पाते। तो सिंपल जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स को याद रखना है कि जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो तार क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बन गया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस रूल का इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट या डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल।
अब आप सवाल करेंगे कि सर ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। एकदम आसान है, इसको समझ लीजिए, किताबों में आपको समझ में नहीं आएगा। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई आप उस वायर को पकड़ो जिसमें विद्युत धारा बह रही है। ये मान लिया कि कोई वायर है और इस वायर से विद्युत धारा बह रही है करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर मैग्नेट बन गया। तो इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करनी है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को पकड़ेंगे। कैसे? अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वह कंडक्टर, वो वायर जिससे करंट कैरी हो रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी वह चालक, वह तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप अपने राइट हैंड से पकड़िए इस तरह से कि आपका अंगूठा करंट की दिशा में हो। आपका अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो उंगलियों का जो ये आपका कर्लिंग होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दे देगा। तो देखो सपोज करो कि इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो हमने इसको अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ा, तो अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने पकड़ा इस तरह से कि हमारा अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो ये हमारा उंगलियों का घुमाव किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसकी जो फील्ड की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसे ऐसे। ये हो गया फील्ड की दिशा, ऐसे। लेकिन वहीं पे अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, ऐसे कर दें करंट के डायरेक्शन को, तो अब फील्ड की दिशा जस्ट उल्टी हो जाएगी। अब क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड से आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़ो कि आपका अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो जो फिंगर की कर्लिंग है, जो आपके उंगलियों का घुमाव है, वो दिशा दे देगा। तो अब इस तरह से दिशा होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना? देखिए इस तरह से। तो यहां पर क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand such a way that your thumb points in the direction of current, then curling of finger will give you the direction of field। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ कहता है कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़ो कि भाई आपका अंगूठा जो है वो फील्ड की दिशा में है, तो आपके उंगलियों का जो घुमाव होगा, उंगलियों का जो घुमाव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे देगा। यही लिखा हुआ है इसमें, है ना? इफ a current carrying straight conductor is held in your right hand such a way that thumb points in the direction of current, then the curling of finger, यानी फिंगर जिधर रैप हुआ है, यानी फिंगर जिधर कर्ल हुआ है, will give you the direction of magnetic field। बात आ रही समझ में? मुजम्मिल लेट हो गए? ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। यही है राइट हैंड थंब रूल जो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि उस वायर को अपने दाहिने हाथ से पकड़िए इस तरह से कि आपका अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो जो आपके फिंगर की जो कर्लिंग होगी वो डायरेक्शन दे देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे यहाँ पे घुमाव इधर है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? उल्टा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करते हैं, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे होगी बताइए? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे होगी। लेकिन करंट अगर नीचे की तरफ है तो ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। है कि नहीं? आ रहा है समझ में या नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है, तो अब आप ऐसे पकड़ोगे, तो ऐसे पकड़ोगे तो उंगली उधर घूम रही है, तो देखो दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। ये है राइट हैंड थंब रूल। तो बस कॉन्सेप्ट से याद करिएगा। अब जैसे मान लिया कि आपसे पूछा जाए कि ये कोई स्ट्रेट वायर है और इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये वायर नहीं मैग्नेट बन जाएगा। तो इस स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए स्ट्रेट वायर से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो वायर के चारों ओर सर्कुलर रिंग के फॉर्म में होगा। क्या होगा? सर्कुलर रिंग के फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में, ऐसा वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में होगा। ये पैटर्न होगा। जैसे आपने देखा था ना कि ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उसका पैटर्न कुछ ऐसा था कि नॉर्थ पोल से निकल रहा था और साउथ पोल में जाकर एंटर कर रहा था, नॉर्थ पोल से निकल रहा था, साउथ पोल में जाकर एंटर कर रहा था। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसा था। अगर किसी वायर से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होगा। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसकी जो ताकत होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे थे, ई से डिनोट कर रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो ताकत होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी के। डी क्या है? वायर से दूरी है, वायर से दूरी है। जैसे जैसे आप वायर से दूरी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी।
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो याद कर लीजिए कि किसी स्ट्रेट वायर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वो वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो होगी, वो किसके समानुपाती होगी, करंट के। जितना ज्यादा करंट बढ़ाते जाएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वायर से दूर होते जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसको लैंग्वेज में भी हमने लिख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, सीधे चालक से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या पैटर्न होगा। तो ये हमने बोला है कि भाई ये वायर के अराउंड सर्किल के फॉर्म में होगा, है ना। अगर देखो करंट इधर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इधर होगा, करंट नीचे बह रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्ताकार पैटर्न में होती है। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, आई के, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा का समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाइएगा, वायर से दूर होते जाइएगा, तीव्रता घटती चली जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक मतलब तार, है ना। जैसे जैसे तार से दूर होते जाइएगा, क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो घटती चली जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वीडियो रुक कर चल रहा है, अभी चेक करते हैं इसको। तो ये जो मैंने बोला है ये बस आप लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगा करंट के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा चालक से दूरी के। जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाइएगा, जो ताकत है चुंबकीय फील्ड की, जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है जी। अगर आप समझ गए हो तो ये क्वेश्चन जरा बना लो। बोलता है कि द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज, सीधे धारावाही चालक यानी वह चालक या वह तार जिससे धारा बह रही है द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है। उत्तर क्या होगा? सब ओके है? चलिए, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं चेक करवा रहा हूं। पीएनजी कौन कौन सी मिसिंग है वो बता दीजिए मुझे, किस किस डेट की पीएनजी मिसिंग है। तो सर्कुलर अराउंड द वायर, है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, ऐसा होता है, विपरीत दिशा में थोड़ी होती है, पैरेलल, वायर के पैरेलल थोड़ी होता है, करंट के सेम दिशा में थोड़ी होता है, ऐसा होता है, वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती है। अभी तो बताया सर्कुलर अराउंड द वायर। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन और बना लो। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, स्ट्रेंथ जो होगा यानी बी, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वायर के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। बता दो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ये तो सही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस गलत हो गया, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये नहीं होता, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे उत्तर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमने कहा कि कोई वायर है अगर, और इस वायर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सर्कुलर होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी के। डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। कोई शक? अरे कोई शक है? अभी तो बता दिया। चलो अब आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। ये कोई सर्कुलर वायर है ऐसा, ये कोई क्या है, सर्कुलर वायर है ना, ऐसा सर्किल के रूप में हमने वायर कर दिया ऐसा, और इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ऐसे करंट जा रही है ऐसे, तो ये सर्कुलर वायर है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे आ रही है। तो सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? जैसे हमने क्या किया, एक ऐसे कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया, वायर को ऐसे सर्किल के फॉर्म में ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दिया, ऐसे बाहर निकाल दिया, और बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सर्कुलर वायर है ऐसे। तो सर्कुलर वायर के द्वारा जो करंट फ्लो करेगा उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा? तो देखो, वायर के इस छोटे से सेगमेंट को आप मान लो, तो एक छोटा सा ये मतलब वायर आपको दिखेगा, स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर ऐसे रहेगा, पैटर्न ऐसा रहेगा, और यहाँ पे देख लो करंट इस वायर के चारों ओर इधर रहेगा, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर सर्किल के फॉर्म में रहेगा, दिशा इधर रहेगी ऐसे, और यहाँ पर ऐसे रहेगी दिशा, बस दिशा बदल जाएगी, लेकिन वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई मान लिया सर्कुलर वायर है
इस तरह से सर्कुलर वायर है और उससे कोई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सर्कुलर वायर है उससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर के चारों तरफ सर्किल के फॉर्म में होगी। और यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे फील्ड बढ़ता चला जाएगा, है ना। और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के। जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाइएगा फील्ड घटता जाएगा। और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लूप के, नंबर ऑफ लूप के। जैसे आपने एक सर्किल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, दो ऐसे लूप बना दिया, तीसरा लूप बना दिया, चौथा लूप बना दिया, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लूप रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सर्कुलर वायर है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी का। जैसे जैसे वायर से आप दूरी बनाते जाइएगा घटता चला जाएगा। और नंबर ऑफ लूप का, जैसे एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, दो टर्न कर दीजिएगा जस्ट डबल हो जाएगा, तीसरा टर्न कर दीजिएगा बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो अगर पूछा जाए कि किसी सर्कुलर वायर की वजह से, इस सर्कुलर वायर में जैसे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, सर्कल ही होगा लेकिन बस दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, दिशा आपकी बदल जाएगी। तो ये आप देख लीजिए एक बार, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वायर से दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के या लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई शक है बताइए जरा, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, बच्चे पढ़ने से भागते हैं इस टॉपिक को, पर मैं सोच रहा हूं कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपका बन जाए, क्योंकि बाकी बच्चों का छूटता है यहां से क्वेश्चन, बाकी बच्चों का छूट जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्युत धारा से दूरी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप दूर होते जाइएगा शक्ति घटती चली जाएगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, नंबर ऑफ लूप होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है जी, अब आ जाइए माय डियर फ्रेंड सोलेनोइड, जिसको परिनालिका कहते हैं। यहां से भी सवाल मिलेगा, सोलेनोइड यानी परिनालिका। जैसे हमने देखो क्या किया, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक बेलनाकार वस्तु ली और इस पर कॉपर का वायर ऐसे लपेटा, ऐसे ऐसे लपेटा और इसको बाहर निकाल लिया, तो हमारा जो कॉपर का वायर अब स्प्रिंग के शेप में आ जाएगा। क्या होगा, एक स्प्रिंग के शेप में आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं। कॉपर का वायर हमने क्या किया है, एक मतलब रॉड पे, जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल रॉड है उस पर ऐसे लपेट दिया, इसको बाहर निकाल लिया, तो ये कॉपर का वायर स्प्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो आपने ऐसा बनाया, इसके एक सिरा को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे सिरे को ऐसे स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। अब इससे करंट फ्लो करिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इससे करंट फ्लो करेगा। और आप जानते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो ये वायर वायर नहीं रहेगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें देखो, एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, अब ढेर सारा इस तरह से लूप है, तो ये जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो इस तरह की स्प्रिंग जैसी जो रचना आपने कॉपर वायर से बनाई, यही कहलाएगा आपका क्या, सोलेनोइड। क्या कहलाएगा, सोलेनोइड। और सोलेनोइड का इस्तेमाल हम जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो देखो क्या लिखता है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है हिंदी में वैसे ही मैंने चिपका दिया इसको। एनसीईआरटी बोलता है कि अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो इंसुलेटेड कहने का क्या मतलब है, कॉपर का वायर नंगा नहीं होना चाहिए, कॉपर के वायर पर कवरिंग होनी चाहिए, प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वो इंसुलेशन का मतलब वो हुआ कि कॉपर का वायर नंगा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए, मतलब उस पर, इस कॉपर के वायर पर क्या होनी चाहिए, कोटिंग होनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए किसी इंसुलेटर की, है ना। ऑफ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सोलेनोइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने में। और सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसा ही होगा। बात आ रही समझ में? हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा रुचि। तो अगर मैं पूछूं कि ये सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, तो कहिएगा जैसा पैटर्न होता है बार मैग्नेट का। ये बार मैग्नेट है, एक क्षण चुंबक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसके कारण, सोलेनोइड के कारण। तो सोलेनोइड को आप जब कनेक्ट करिएगा इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसका एक सिरा जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बर्ताव करेगा और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह बर्ताव करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, ऐसे। ठीक है जी, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में एंटर कर जाएगा। बात आनी चाहिए समझ में, बात आ रही समझ में। तो परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि परिनालिका द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, तो बोलिएगा बार मैग्नेट के जैसा, बिल्कुल सेम। ठीक है, शरद क्या पूछ रहे हैं, क्या सिलेबस कंप्लीट है, क्या किस चीज का सिलेबस कंप्लीट है? आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, पूछ क्या रहे हैं आप? चलिए, तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में याद रख लीजिएगा, सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जैसे जैसे आप जो है करंट बढ़ाते जाइएगा, है ना, जैसे एक बैटरी लगाई तो कुछ करंट होगा, दो बैटरी लगा दी तो करंट बढ़ेगा, तीन बैटरी लगा दी करंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में फेरों की संख्या के। जैसे ये मान लिया एक आपका परिनालिका है ना, सोलेनॉइड है, और ये मान लिया दूसरा सोलेनॉइड है। बताइए किसके द्वारा ज्यादा तगड़ा फील्ड प्रोड्यूस होगा, किसके द्वारा तगड़ा फील्ड प्रोड्यूस होगा? ठीक है, शरद पूछ क्या रहे हैं आप, क्वेश्चन फिर से पूछिए। अभी सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त है, हम लोग हीट पढ़ना बाकी है, हम लोगों को साउंड पढ़ना बाकी है अभी, है ना। तो किसी धारावाही परिनालिका, मतलब वह परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? करंट के समानुपाती होगी, और कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होगी। तो ये मान लिया ए है और ये बी है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है कि नहीं? सेकंड वाला, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, काजल समझ में आ रही है बातें? आकांक्षा बिल्कुल सही है आप, हिना मलिक सेकंड वाले में, वेरी गुड। चलो ओके, ये बात हो गई। जैसे क्वेश्चन देखो, द फैक्टर्स ऑन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स आर। वे कारक जिन पर धारावाही परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो करंट के परिमाण पे, कुंडली में फेरों की संख्या पे, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो क्या कहता है ये, जैसे ये कोई परिनालिका है, ठीक है जी, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। एक्चुअली एक को सेल बोलते हैं, एक को ऐसे, एक को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। और अगर हमने सेल को सीरीज में जोड़ दिया है, सेल को सीरीज में जोड़ दिया है, तो इसको बैटरी बोलते हैं, इसको बैटरी कहते हैं। तो मैं बैटरी बोल दे रहा हूं ना, ऐसे आम बोलचाल में बोल दे रहा हूं। सेल का मतलब होता है एक ये वाला, और ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसको बैटरी कहते हैं। तो सेल के समूह को जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना, इसको बैटरी कहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट की तरह बर्ताव करेगा। लेकिन हमने इसमें आयरन का रॉड इंट्रोड्यूस कर दिया, ये आयरन का रॉड इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो अब ये आयरन का रॉड भी मैग्नेट बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? तो आयरन का रॉड इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ये कोर मटेरियल है, तो सभी पे डिपेंड करेगा। सो ऑल शुड बी द राइट ऑप्शन। ऐसे भी सोचना चाहिए था कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, तो बोथ ऑप्शन में है नहीं, और दोनों में से किसी एक को टिक नहीं कर सकते, दोनों सही है, तो फिर ऑल ऑफ दिस ही होना है यहाँ पे। क्या बात है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, रजनी, साजिदा खान, शिवांशु, गौतम, काजल, सबने सही उत्तर दिया, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए, जैसे क्वेश्चन है कि एक परिनालिका के भीतर हमने नर्म लोहे की छड़ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, घट जाएगा, या अनअफेक्टेड रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा, बताइए। मोनिका पूछ रही कि कौन कौन से टॉपिक रह रहे हैं। हीट जो काफी लंबा टॉपिक है, साउंड काफी लंबा टॉपिक है, तो हीट और साउंड आप क्या रह रहा है, मैकेनिक्स वगैरह तो हम पढ़ ही चुके हैं, लाइट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म ही हो गया है, मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ ही रहे, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हीट और साउंड आपका बच रहा है, दो टॉपिक है ना, तो दो टॉपिक पढ़ के आप रिवीजन पे चले जाइएगा, तो विल इंक्रीज ना, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो अब आज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखो हमने क्या किया, एक आयरन का रॉड लिया, लोहे की छड़ ले ली, और इस पर कॉपर का वायर लपेटा, कैसा, इंसुलेटेड, ये कॉपर वायर है, तांबे का तार है, और इस वायर के एक सिरे को हमने ऐसे बैटरी से जोड़ा, स्विच लगाया, दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, तो अब करंट फ्लो करेगा जी। आप जानते हैं कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा बहती है तो वो तार तार नहीं रह जाता, बल्कि वो मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगता है। और चूंकि ये तार इस लोहे की छड़ पर लपेटा गया है, लोहे की छड़ पर लपेटा गया है, तो अब ये लोहे की छड़ भी मैग्नेट जैसा बर्ताव करना शुरू कर देगा। अब ये लोहे की छड़ भी मैग्नेट बन जाएगा। अब ये जो आयरन की जो रॉड है, आयरन की जो छड़ है, वो एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगेगा, टेम्पररी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक जैसा बर्ताव करने लगेगा। ये मैग्नेट बना है कैसे, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से ना, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वायर मैग्नेट बन गया, और ये वायर चूंकि लोहे की रॉड पे लपेटा गया था, तो ये लोहे की रॉड भी मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगी। सो ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेट बना है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। यानी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट
इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वह चुंबक जिसे विद्युत धारा के द्वारा बनाया गया हो उसे हम विद्युत चुंबक कहेंगे। और ये टेम्पररी मैग्नेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देंगे, ये रॉड की तरह बर्ताव करने लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देंगे, तुरंत मैग्नेट बन जाएगा। ऑफ कर देंगे, लोहे की रॉड की तरह बर्ताव करने लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि इसके स्ट्रेंथ को हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होगी, इसकी स्ट्रेंथ को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, इसकी स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? आई पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये मैग्नेट तगड़ा बनता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा कुंडली में फेरों की संख्या होगी, उतनी ही ज्यादा तगड़ा मैग्नेट बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम कई जगहों पे करते हैं। बच्चों के खिलौने में करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? आई पे। यानी आप जितना तगड़ा मैग्नेट बनाना चाहते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाते जाइए, तगड़ा मैग्नेट बनता जाएगा। फेरों की संख्या बढ़ाते जाइए, मैग्नेट बढ़ता जाएगा। तो यह एक टेम्पररी मैग्नेट होता है और इसके स्ट्रेंथ को घटाना बढ़ाना मुमकिन है। तो देखो क्या लिखा है, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्टील का या हार्ड आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते? सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करेंगे, ये आयरन का रॉड अपना सारा का सारा मैग्नेटिज्म खो देगा। बिल्कुल एकदम कोई भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, है ना। एकदम सिंपल रॉड की तरह बर्ताव करेगा। लेकिन यही अगर हार्ड आयरन रहता, स्टील रहता, तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ इसमें गुण रह जाता मैग्नेटिज्म का। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक का कोर किसका बना होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का, हार्ड आयरन का, रस्टेड आयरन का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलिएगा? सॉफ्ट आयरन का, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करने के बाद वो अपना सारा चुंबकत्व का गुण खो दे। जयवीर प्रजापति की ये पहली क्लास है, बाकी कहां थे आप? कहां मसरूफियत थी आपकी? सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। ए को हम लोग सही उत्तर मानेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी आवेशित कण को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, किसी आवेशित कण को, जैसे मान लिया कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है और इसको वी वेलोसिटी से हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका। मान लिया वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? बी। तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ये चार्ज क्या है? एक फोर्स महसूस करेगा, एक बल महसूस करेगा। उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल कहेंगे। तो जब भी किसी आवेशित कण को, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाएगा तो वह एक बल महसूस करेगा, उस बल को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कोई आवेशित कण है, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में फेंकने पर वह बल क्यों महसूस करेगा? बल क्यों महसूस करेगा? क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा था कि जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो करता था तो वो वायर वायर नहीं रह जाता था, मैग्नेट बन जाता था। और करंट का मतलब क्या होता था? कि चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब क्या होता है? आवेश क्या कर रहा है? प्रवाह में है। करंट कहने का मतलब क्या है? चार्ज मोशन में है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट बनता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मतलब वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो वो क्या करेगा? एक फोर्स महसूस करेगा और उस फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बस याद कर लीजिएगा कि इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए, इस मैग्नेटिक फोर्स की दिशा के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात आनी चाहिए समझ में। तो जब भी किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो वह आवेशित कण एक बल महसूस करेगा, उस बल को चुंबकीय बल कहेंगे। और उस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाम हस्त नियम का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसे जरा देखिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए। कौन कौन? फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को ऐसे एक दूसरे के लंबवत दिशा में रखिए। कौन सा यूज करना है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को, मतलब
फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को एक दूसरे के लंबवत दिशा में रखिए इस तरह से कि फोर फिंगर फील्ड की दिशा में हो। एफ से फोर फिंगर, एफ से फील्ड, फोर फिंगर फील्ड की दिशा में हो। सेंटर फिंगर मोशन की दिशा में हो, जिधर चार्ज मूव कर रहा है, यानी करंट की दिशा में हो। तो आपका थंब बल की दिशा दे देगा, थंब बल की दिशा दे देगा। यह है आपका चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि देखो आप अपने लेफ्ट हैंड की इन दोनों उंगलियों को इस तरह से रखो कि आपका फोर फिंगर किधर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। सेंटर फिंगर किधर होना चाहिए, मोशन की दिशा में, है ना, यानी चार्ज के मोशन की दिशा में। चार्ज के मोशन, जिधर चार्ज मोशन में है मतलब करंट की दिशा भी बोल सकते हैं, जिधर चार्ज मोशन में है। तो ये जो आपका थंब है वो किसकी दिशा दे देगा, चुंबकीय बल की दिशा दे देगा। ये है नियम, और क्या। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर किसी आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम फेंक दें और वो मूव कर रहा है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखिए इस तरह से कि फोर फिंगर फील्ड की दिशा में, सेंटर फिंगर चार्ज के मोशन की दिशा में, मतलब करंट की दिशा में, जिधर चार्ज मूव कर रहा होगा उधर ही करंट की दिशा होगी। तो सी से सेंटर, सी से करंट। एफ से फोर फिंगर, एफ से फील्ड, फोर फिंगर को किधर रखना है, फील्ड की तरफ। सी से सेंटर फिंगर, सी से करंट, करंट किधर, जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये थंब किसका डायरेक्शन दे देगा, फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। किसका डायरेक्शन दे देगा, फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो यही बोल रहा है कि स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच अ वे दैट, है ना, कि फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोल रहा है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब of your left hand mutually perpendicular to each other such a way that four finger points in the direction of field, center finger in the direction of current, then thumb will give you the direction of force। अब इसको हिंदी में जरा देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए कि यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा चालक के बहने की दिशा में हो, यानी धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा, अंगूठे की दिशा में होगा। तो आपसे इतना ये नियम नहीं पूछा जाएगा, सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलिएगा, राइट हैंड थंब रूल। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बस इतना याद रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है, ठीक है। तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखना है तीनों उंगलियों को, ऐसे अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत दिशा में रखिए इस प्रकार के कि आपका फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, सेंटर फिंगर करंट की दिशा में, मतलब जिधर चार्ज मूव कर रहा है उधर हो। तो ये जिस तरफ थंब जाएगा उस वो किसका डायरेक्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो डायरेक्शन होगा आपका फोर्स का, ठीक है। बस इतना याद रखना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अगर वक्त मिलेगा तो अपना अगला टॉपिक साउंड स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हीट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये तो मुझे नहीं पता, पूछता हूं मैं मोनिका। एक रूल और पढ़ाऊंगा फिर तीनों को एक साथ लिख दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी देखेंगे और फिर तीनों को एक साथ लिख दूंगा कि तीनों रूल कहां कहां पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो हमें लगता है कि 2-3 क्लासेस लगेंगे आपको साउंड में, 2-3 क्लासेस आपको लगेंगे हीट में, ठीक है। क्योंकि उन दोनों को आराम आराम से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। हड़बड़ा के वन लाइनर हम पढ़ा के निकल जाए फिर आपको ना मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, और क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो थोड़ा धैर्य रख के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मुलाकात होगी। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आज के सेशन में या प्रीवियस सेशन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, चलिए बढ़िया है। जनरली ये टॉपिक समझ में नहीं आता बच्चों को, ये जब हम 11th-12th में पढ़ाते हैं, टीजीटी में पढ़ाते हैं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है टॉपिक, क्योंकि टीजीटी में आपको 9th, 10th, 11th, 12th और कुछ ग्रेजुएशन का लेवल लेके जाना पड़ता है। तो 9th से लेकर उठाते उठाते हम कहाँ जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले टॉपिक पे। तो वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। आपको तो थोड़ा सा एक बूंद सी दी जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है कि नहीं। तो हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है, तो उस लेवल में रह के पढ़ना होता है। अब जैसे इसमें मैं आपको पढ़ा दूं नीट लेवल का तो वो कोई फायदा नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करता कि जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे सारे 3-4 केसेस यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, वो आपके लिए बेकार है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये क्यू वी बी साइन थीटा, ये जो फोर्स लगता है, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होता है, और फिर इसके सारे केसेस आपको डिस्कस करने पड़ते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे।